नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मिशन 2024 की तैयारियों में यूपी बीजेपी जुटी हुई है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी करेगी चुनावी रैली। 80 लोकसभा सीटों में रैली का आयोजन होगा। एक रैली में 10,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, लोकसभा क्षेत्र में रैलियां और जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम, मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। यूपी बीजेपी नेतृत्व को मिलेगी लोकसभा क्षेत्र में होने वाली रैलियों की जिम्मेदारी। यूपी बीजेपी के तमाम नेताओं को दी गई और रैलियों की जिम्मेदारी। तो लगातार मिशन 24 की तैयारी में यूपी बीजेपी है और एक के बाद एक तमाम कार्यक्रमों को लेकर योजना बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी। तो मिशन 2024 की तैयारियों में यूपी बीजेपी जुट गई है। तो सभी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी चुनावी रैलियां करेगा। इसके साथ ही साथ 80 लोकसभा सीटों पर यह रैलियों का आयोजन होगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों के जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही चूंकि प्रधानमंत्री के कार्यकाल का 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस 9 साल के पूरे होने पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकसभा क्षेत्रों में रैलियों और जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। तो मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। यूपी बीजेपी नेतृत्व को मिली लोकसभा क्षेत्र में होने वाली रैलियों की जिम्मेदारी। यूपी बीजेपी के तमाम नेताओं को दी गई रैलियों की जिम्मेदारी। तो सभी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी चुनावी रैलियां करेगी। 80 लोकसभा सीटों पर यह रैलियों का आयोजन किया जाएगा। तो मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। तो लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जो भी उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, किस तरह से एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। और इसके प्रयास में अब बीजेपी लग चुकी है। मिशन 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी तमाम लोकसभा सीटों पर चुनावी रैलियां भारतीय जनता पार्टी करेगी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, मिशन 24 की तैयारी में लगातार भारतीय जनता पार्टी है और इसी को लेकर अब जो रूपरेखा लगातार सामने आ रही है कि 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर किस तरह से रैलियों का आयोजन करना है। तमाम 10,000 लोगों को टारगेट किया गया है, प्रति रैली में 10,000 लोग शामिल हों। इसके साथ ही जिस तरह से जनसंपर्क, ये महा जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है, 9 साल पूरे होने पर तमाम जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने की बात कही जा रही है। निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी होती है वो अपने कामों के स्तर से आम जन तक पहुंचाया जाए, उसको लेके किसी न किसी के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनकी पूरी रूपरेखा बनाई जाती है। हमने देखा था जिस तरह से निकाय चुनाव हुए थे, 17 नगर निगम में कमल खिलाने का काम किया था, साथ ही साथ दोनों उपचुनाव में जीत मिली थी, उससे कहीं ना कहीं मोराल बूस्ट हुआ था। उसके तुरंत बाद आपने देखा था किस तरीके से सभी 6 जो कार्य समिति थी उनमें बैठक की गई। उन बैठकों में ये निर्णय लिया गया कि किस तरीके से आगामी 9 साल जो पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कार्यकाल के, उनमें जो अंत्योदय तक की जो योजनाएं हैं उनको लेके उनके लाभार्थियों के साथ कैसे आम जन तक पहुंचा जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। साथ ही साथ ये भी बनाया गया कि 80 के 80 लोकसभा सीटों में कमल खिलाने के लिए 80 लोकसभा सीटों पे एक जनसभाएं कराएंगी, जिनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश से आने वाले जो केंद्रीय मंत्री हैं या पदाधिकारी हैं उनको दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 क्षेत्रों में रैली कराई जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो शामिल होंगे, तमाम सांसद और विधायक इसमें लगाए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी
तय किया गया है कि प्रत्येक रैली और जनसभा जो कराई जाएगी उसमें कम से कम 10,000 लोगों को बुलाया जाए। उसके बाद जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसमें ये तय किया गया है कि जो परिवार है, जो प्रबुद्ध वर्ग के परिवार होंगे, सांसद विधायक की जिम्मेदारी होगी कि उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं, जो योजनाएं होती है, डबल इंजन की जो सरकार की योजनाएं हैं, वो किस तरह से आम जन तक पहुंचाई गई, उसके जो लाभार्थी हैं उनके साथ एक कार्यक्रम किया जाए जिससे आम जनता तक ये संदेश पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो आम अंत्योदय की योजनाएं अपनी लागू कर रही है, उसको किस तरह से लागू किया गया है, किस तरह से इम्पैक्ट करती है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम जनता के काम करती नजर आ रही है, इसको लेके भी काम चलाया जाए। तो पूरी तैयारी की गई है, पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें लेके क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक में भी इसको लेके मंथन हुआ था, जिले वाइज इसको लेके मंथन हुआ था, मंडल स्तर पे भी इसको लेके मंथन हुआ है और पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट बना के शीर्ष नेताओं को भेज दी गई। माना जा रहा है किस दिन कौन से नेताओं की रैली में शिरकत करेंगे, इसको लेके जो अंतिम जो दिशा निर्देश है वो दिल्ली से जारी होगा। उसको लेके माना जा रहा है कि 28 से 29 तारीख के बीच में पूरी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी और सबकी निगरानी होगी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले अमित शाह और उनके सहयोगी रहे उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल के ऊपर। राष्ट्रीय महामंत्री हैं इस समय और पहले महामंत्री संगठन के रूप में उत्तर प्रदेश में कार्य किया। उन्होंने लगातार 2014 से लेकर 2022 तक जिस तरह से कमल खिला था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। तो माना जा रहा है एक बार फिर से कमल खिलाने की जो कमान है वो सुनील बंसल और अमित शाह के हाथ में रहने वाली है। पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सभी छह जो क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र है उनमें प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारी की गई है। अगर समय नहीं मिलता है प्रधानमंत्री मोदी का तो माना जा रहा है कि आपको फिर एक दो क्षेत्रों के एक साथ क्लब करके एक 3 रैली कराई जाएगी, 2 क्षेत्रों को मिला के। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। मिशन 2024 है। लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 में पूरा संपूर्ण कमल खिलाने की है। तैयारियां पूरी गई हैं, अब स्ट्रेटेजी बना ली गई है, अब उसको इंप्लीमेंट करना यानी कि धरातल पे उतारने का काम शुरू किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 30 मई से जब एक पूरे एक साल का जो 1 महीने का जो कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, उसकी शुरुआत की जाएगी और उसी से 2024 का जो मिशन है जिसमें एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी उसका आगाज भी करती हुई नजर आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधान परिषद की 2 सीटों के लिए 29 मई को मतदान होना है। बीजेपी ने पद्म सेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा ने रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल को उतारा है मैदान में। तो चारों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए। इसके साथ ही नाम वापस लेने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो चुकी है। तो यूपी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य मतदान में हिस्सा लेंगे। बहुमत के आधार पर बीजेपी प्रत्याशी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो चारों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भी सही पाए गए। इसके साथ ही नाम वापस लेने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो गई है। तो यूपी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य मतदान में हिस्सा लेंगे। तो ज्यादा उम्मीद बहुमत के आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है। तो विधान परिषद की 2 सीटों के लिए 29 मई को मतदान होना है, जहां बीजेपी ने पद्म सेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह पर भरोसा जताया और अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं सपा ने रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल को मैदान में उतारा है। तो चारों प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं और ये मुकाबला चारों प्रत्याशियों के बीच रहने वाला है। हालांकि अगर बहुमत पर नजर डालें तो बीजेपी प्रत्याशी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए विधान परिषद के 2 सीटों पर यह चुनाव होना है और कहीं ना कहीं दोनों पर नजर है। कोशिश यही है, देखिए किस तरह से अभी जो मजबूती नजर आ रही है वो बीजेपी के पक्ष में है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो यूपी विधान परिषद की 2 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि एक प्रत्याशी के इस्तीफे से खाली हुई थी और दूसरी सीट जो है निधन के चलते खाली है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पद्म सेन और साथ ही साथ मानवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी राजभर और साथ ही साथ निर्मल को मैदान में उतारा गया है। अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत है। चूंकि जिस तरीके से इन दोनों सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग
अलग जो 403 विधायक हैं वो इन दोनों सीटों के लिए मतदान करेंगे। इसमें एक टेक्निकल चीज ये है कि जब अलग अलग 403 विधायक इन दोनों सीटों के लिए मतदान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 275 के करीब जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके अलावा जो दूसरी पार्टी है जैसे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, 6 विधायक हैं। उसके अलावा निषाद पार्टी है जिसके 11 विधायक हैं। उसके अलावा अगर हम अपना दल एस की बात करें तो 6 विधायक हैं। उसके अलावा राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक हैं, तो कांग्रेस के भी 2 विधायक हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो बीएसपी का भी 1 विधायक है। तो सीधे तौर पर इन सारी कवायद को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जीत उसकी होगी, क्योंकि 403 में अगर हम बहुमत देखेंगे तो 275 भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास 118 विधायक हैं। उसके अलावा जितने नाम मैंने विपक्षी दलों के बताए उनका अभी तय नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने एक रणनीति के तहत अपने प्रत्याशियों को उतारा है। हालांकि समाजवादी पार्टी को मालूम है कि वो इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को नहीं जिता सकती, क्योंकि उसके पास सदन में बहुमत नहीं है। अगर इन दोनों सीटों के लिए एक साथ अगर मतदान होता और एक साथ अगर इसका वो डिटेल जारी किया जाता तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर समाजवादी पार्टी दे सकती थी। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें कि अगर अब जो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मैदान में आई है तो कहीं ना कहीं 2024 से पहले एक कोशिश होगी कि 2024 से पहले विपक्ष की एकजुटता दिखाई जाए, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक कोशिश समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर की है। हालांकि इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए, अब नजर है विधान परिषद की इन 2 सीटों पर और लगातार ये जो मजबूती है वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को भेजा है चुनाव परिणाम। 760 नगरीय निकायों का परिणाम नगर विकास विभाग को मिला है। 1-2 दिन में जारी हो जाएगा निकायों के गठन की अधिसूचना। तो 29 मई तक नवनिर्वाचित मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों की हो सकता है शपथ ग्रहण। तो 1 जून को लखनऊ में बदलता नगरीय परिवेश विषय पर होगी कार्यशाला में प्रदेश के सभी मेयर और अध्यक्ष शामिल होंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए, यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को चुनाव परिणाम भेज दिया है। तो 760 नगरीय निकायों के परिणाम नगर विकास विभाग को मिले हैं और अब नजर है कि कब शपथ ग्रहण होगा और तमाम कार्यशाला की भी तैयारी देखने को मिल रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो 760 नगरीय निकाय हैं जिसमें 14,684 पदों के लिए निर्वाचन हुआ था, जिसमें 17 नगर निगम हैं, 139 नगर पालिका परिषद हैं, 544 नगर पंचायतें हैं, जिनके परिणाम अब नगर विकास विभाग को मिल चुके हैं। हालांकि इन परिणामों के बाद अब नगर विकास विभाग जो नए निकाय हैं उनके गठन की अधिसूचना जारी करेगा, क्योंकि परिणाम अब नगर विकास विभाग के पास हैं और आज या कल में किसी भी समय इन निकायों के गठन की अधिसूचना उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग की तरफ से जारी की जा सकती है। और बहुत ज्यादा उम्मीद यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है, चूंकि नगरीय निकाय के चुनाव काफी लेट हो चुके हैं, आरक्षण का मामला फंसा रहा, मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिस वजह से जो चुनाव था वो काफी डिले हुआ। इस डिले की वजह से अब कोशिश जो की जा रही है वो नगर विकास करेगा कि 29 तारीख तक इनकी शपथ करा ली जाए। मतलब 14,684 पदों के लिए जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं उनकी अलग अलग स्तर पर जो शपथ ग्रहण है वो हो जाए। जो मेयर हैं उनका शपथ ग्रहण होगा, चेयरमैन का शपथ ग्रहण होगा, अध्यक्षों का शपथ ग्रहण होगा, पार्षदों का, और साथ ही साथ जो सदस्य चुनकर आए हैं उनका भी शपथ ग्रहण होना है। हालांकि 1 तारीख को राजधानी लखनऊ में नगरीय विकास में बदलते परिवेश को लेकर एक कार्यशाला होनी है, जिसमें प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के जो मेयर होंगे वो शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ सभी पालिका अध्यक्ष और उसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। तो सीधे तौर पर एक कोशिश की जाएगी कि उनकी एक कार्यशाला के जरिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनके अधिकारों कर्तव्यों के बारे में बताया जाए, किस तरीके से प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को वो अपने निकाय क्षेत्र में लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, कैसे चीजों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा
सकते हैं, क्योंकि जो नवनियुक्त मेयर और चेयरमैन हैं उनको बहुत सारे उसमें ऐसे लोग हैं जो पहली बार जीत कर आए हैं, जिनको नगरीय निकाय की कार्यप्रणाली के बारे में इस प्रशिक्षण के जरिए बताया जाएगा। तो सीधे तौर पर हम देखें तो चीजें कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं और एक कोशिश भी लगातार नगर विकास विभाग की तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी करके नगरीय निकायों की जो कार्यवाही है उसको शुरू कर दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी अलग अलग बैठकों में होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारी पर बैठक करेंगे। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। शाम 6:30 बजे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के संबंध में यह बैठक रहने वाली है। तो लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। दिन भर तमाम बैठकों में शामिल होंगे। 12 बजे खेलो इंडिया से संबंधित ये बैठक है। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। इसके साथ ही शाम 6:30 बजे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के संबंध में बैठक है। तो सीएम योगी अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे। और अब बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां धरने पर बैठे पहलवान आज निकालेंगे कैंडल मार्च। इंडिया गेट पर पहलवान निकालेंगे कैंडल मार्च। आज शाम 5 बजे पहलवान कैंडल मार्च निकालेंगे। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का यह धरना प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं पहलवान। लगभग 1 महीने पूरे हो गए और इस दौरान लगातार पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। और इसी के साथ आज इंडिया गेट पर शाम 5 बजे कैंडल मार्च का आह्वान किया है पहलवानों ने। तो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग पहलवान कर रहे हैं और इसी को लेकर एक बार फिर से धरने पर बैठे थे ये पहलवान और 1 महीना पूरा होने को जा रहा है। और देखिए इंडिया गेट पर आज पहलवान कैंडल मार्च भी निकालेंगे और लगातार सरकार से ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वही पहलवानों को तमाम विपक्षी नेताओं का समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही महापंचायतों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बड़े चेहरे इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। अब खबर हापुड़ से, जहां न्यूज़1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सुपरवाइजर के पिटाई मामले में प्रशासन का एक्शन। दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए हैं। प्राइवेट कंपनी के सुपरवाइजर की पुलिसकर्मियों ने की थी पिटाई। तो बदसलूकी का विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने सुपरवाइजर की पिटाई की थी। 3rd डिग्री से युवक की हालत गंभीर, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। पूरे मामले की जांच करेंगे एसपी मुकेश मिश्र। इस चौकी पर 2019 में 3rd डिग्री से एक युवक की मौत हो गई थी और एक युवक की मौत के बाद भी नहीं सुधरी है। पिलखुआ पुलिस कोतवाली पिलखुआ के लाखन गांव का रहने वाला युवक था। और अधिक जानकारी के साथ हापुड़ से संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, लगातार देखिए किस तरह से 3rd डिग्री का मामला सामने आया है। सुपरवाइजर की स्थिति किस तरह से गंभीर बताई जा रही है और इसके बाद न्यूज़1 इंडिया ने जब इस खबर को दिखाया तो इसकी गंभीरता को देखते हुए खबर का असर भी देखने को मिला है, कार्रवाई हो रही है। हाँ जी, आपको बताऊंगा चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए ये मामला जो ये सुपरवाइजर है, बताया जा रहा है कि ये रात को अपने फार्म हाउस के बाहर खड़ा हुआ था। पुलिस जो गश्त कर रही थी उसने इससे पूछा कि आप क्यों खड़े हुए हो, तो पीड़ित का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने बड़ी अभद्रता के साथ गाली देकर ये कहा था कि आप यहाँ क्यों खड़े होते हो, जिसका उसने विरोध किया। विरोध करने पर पुलिसकर्मी इसे चौकी ले आए और थाने ले जाकर इसके साथ बहुत मारपीट की और मारपीट भी इतनी की कि बहुत ज्यादा ये लहूलुहान हो गया। और आप इसके जो है बदन पर जो पुलिस के टॉर्चर है उसके निशान देख सकते हैं, साफ तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जो है संज्ञान लिया है और इसमें 4 पुलिसकर्मी, एक दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मियों को जो है वो लाइन हाजिर किया है। हालांकि बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि 2019 में भी इसी चौकी पर ही एक 3rd डिग्री से एक युवक की मौत हुई थी। उसके बाद कई पुलिसकर्मी इस मामले में जेल भी गए थे और बड़ा बवाल हुआ था। उसके बावजूद भी इस तरीके की 3rd डिग्री दी रही है। कहीं ना कहीं नियम और कानून को ताक पर रखकर जो खाकी जो है वो सारी मर्यादाएं भूल जाती है और लोगों के साथ मारपीट करती है। ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
वहीं एनआईए की 5 सदस्यीय टीम लंदन रवाना हुई है। भारतीय हाई कमीशन के सामने हुए हिंसक प्रदर्शन की करेगी जांच। एनआईए कुछ लोगों के बयान भी दर्ज करेगी। तो हाई कमीशन के आसपास सीसीटीवी फुटेज की भी जांच होगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर दे रहे हैं। एनआईए की इस तफ्तीश के लिए एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। तो कुछ लोगों के बयान भी दर्ज करेगी एनआईए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम लंदन रवाना। भारतीय हाई कमीशन के सामने हुए हिंसक प्रदर्शन की जांच करेगी एनआईए। तो एनआईए कुछ लोगों के बयान भी दर्ज करेगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो एनआईए की 5 सदस्यीय टीम लंदन रवाना हुई है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए एनआईए की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, तो वहीं अब 5 सदस्यीय टीम लंदन रवाना हुई है। जिस तरह से भारतीय हाई कमीशन के सामने हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था, उस पर कहीं ना कहीं जांच देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो एनआईए की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई खासतौर पर विदेशी धरती पर मानी जा रही है। ब्रिटेन की धरती पर पहली बार एनआईए की जो जांच टीम है वो पहुंची हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन कई लोगों ने किया था, उसी मामले में कहीं ना कहीं एनआईए जो है वो जांच करेगी। 5 सदस्यीय जो टीम है वो कल रात ही भारत से रवाना हुई है। और निश्चित रूप से एनआईए की टीम खालिस्तानी लिंक का भी कहीं ना कहीं जो जांच है वो करेगी। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम चूंकि जब वहां पे पहुंचेगी तो तमाम तरीके के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी एनआईए की टीम खंगालेगी। इसके अलावा कुछ लोगों के बयान भी जो है वो कहीं ना कहीं एनआईए की टीम दर्ज करेगी। और एनआईए की टीम इस तफ्तीश के लिए तमाम जो विदेश मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क में बनी हुई है। तो निश्चित रूप से एनआईए की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं की है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो एनआईए की टीम लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई बार जो है कई लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है। तो निश्चित रूप से एक बार फिर एनआईए की टीम जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन पहुंची हुई है और कहीं ना कहीं जांच करेगी इस पूरे मामले में। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले मदरसों पर योगी सरकार शिकंजा कसने वाली है। अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस दायरे में तकरीबन 4000 से ज्यादा मदरसे आएंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विदेशी फंडिंग वाले मदरसे पर प्रहार, योगी सरकार का प्लान तैयार। 4000 मदरसों पर लटकी तलवार, तलवार मदरसों पर लटकी हुई है। कार्रवाई तो होकर रहेगी क्योंकि योगी सरकार ने सबूत जुटाया, नियम कायदे को फॉलो कर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया, जानकारियां जुटाई तो मालूम हुआ विदेशी फंडिंग की महिमा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ तो ट्रेडिंग है। अवैध मदरसों पर सीएम योगी का एक्शन, अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार का शिकंजा। विदेशी फंडिंग वाले 4000 से ज्यादा मदरसों पर अब कार्रवाई होगी। पिछले साल हुए सर्वे में 8441 मदरसे अवैध मिले थे। बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के बाद कार्रवाई की तैयारी में है सरकार। ऐसे में इसे लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पूरा मकड़जाल नेपाल से सटे इलाकों में देखने को मिला। अधिकतर मदरसा संचालकों को दी गई जानकारी में सामने आया कि मदरसों में विदेशी फंडिंग का बोलबाला है। दुबई, नेपाल और बांग्लादेश से चंदा मिलने की बात इस दौरान सामने आई है। मदरसों के संचालक फंडिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट तक उपलब्ध नहीं करा सके। तो ऐसे में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीर कानपुर से आई है। यतीम खाना में महिला मदरसा खाली कराया जा रहा है। यतीम खाना में सालों से बगैर रजिस्ट्रेशन के ये मदरसा चल रहा था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इस पर्टिकुलर बाल गृह के संचालन के संबंध में निर्देश संज्ञान लेकर के निर्देश प्रदान किया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ही इस प्रकार के बाल गृह संचालित कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर संस्था के द्वारा जेजे एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है और उसके जो विभिन्न प्रकार के जो मानकें पूर्ण नहीं करने के दृष्टिगत एनसीपीसीआर के द्वारा भी
और उसके द्वारा SCPCR के भी एक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा निरीक्षण किया गया था और उनके द्वारा इस संस्था के ऑपरेशन को तत्काल बंद करने का निर्देश उनके द्वारा प्रदान किया गया है। सरकार ये सब इसलिए कर रही है जिससे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। इसी के चलते मदरसों के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ा जा रहा है ताकि वो अपने स्किल को और बढ़ा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।